नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। देश के सबसे बड़े सूबे में 1.5 महीने से चला आ रहा चुनावी शोर आखिरकार 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही थम गया। 7वें और आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। अब सभी नेताओं का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। 2022 में लखनऊ की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला तो 10 मार्च के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी जहां 300 पार के दावा कर रही है, वहीं सपा कार्यकर्ताओं के हौसले भी काफी बुलंद हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ यूपी चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ती दिखी। वो लोगों के दिल में कितना उतर पाई, वो तस्वीर भी नतीजों के साथ ही सामने आएगी। लेकिन अरसे बाद यूपी में कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कौन बनेगा यूपी का सरताज, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा मोहन पांडे जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से मलिक जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा मोहन पांडे जी, आपको आवाज जा रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। आज सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कह रहे हैं। एग्जिट पोल पर जाने से पहले कृष्ण मोहन पांडे, क्या लग रहा है, 300 पार या कुछ इस बार हालात खराब हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीब कल्याण की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव समाज के दबे पिछड़े और समाज के अंतिम पायदान से खड़े व्यक्ति की बात करती है और उनके विकास के लिए तत्पर रहती है। और ये इतनी माहिर और इसका परिणाम ये रहा कि हमने जो 300 पार का कर दिया था, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को सरकार बनने जा रही है। ठीक है मलिक जावेद साहब, कितना संघर्ष असर लाएगा? क्या गढ़ बचा पाएंगे? गढ़ भी बचाएंगे। 5 राज्यों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कांग्रेस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वो 10 तारीख को पता चलेगा। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। कल भी हम लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं वुमेन्स डे को लेकर। वहां पे एक मार्च दिखाना जाएगा ताकि हम बता सके कि उत्तर प्रदेश में जब तक आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। तो विमेन इंटरनेशनल डे पर प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन आप चलाते हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, उत्तराखंड में आपके इस कैंपेन के अनुरूप टिकट वितरण क्यों नहीं हुआ? सब जगह से अलग। राहुल जी ने कहा था, ये सवाल उठा था, तो राहुल जी ने कहा था जहां जहां से हमें जैसा फीडबैक आएगा, जो प्रभारी देंगे उस हिसाब से हम लागू करेंगे। तो ये कहिए ना कि अपनी सुविधा के अनुसार जहां जैसा कैंपेन चलाने की जरूरत हम वैसा चला रहे हैं। सिर्फ ये मत कहिए ना कि हम महिलाओं को लेकर बात करते हैं। हम वचनबद्ध हैं पार्लियामेंट में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप वचनबद्ध नहीं है, आप पंजाब में वचनबद्ध नहीं है, सब जगह वचनबद्ध है। लेकिन तो फिर उत्तराखंड में टिकट वितरण में क्यों 40% महिलाओं को नहीं दिया? कहां पर? उत्तराखंड में। अभी ये पहला हमने ऐतिहासिक कदम लिया। उत्तर प्रदेश से शुरुआत है, एक साथ पूरे इंडिया में नहीं कर सकते, धीरे धीरे सब जगह लागू होगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बहुत शानदार वापसी कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, 5 राज्यों में जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी बता रहे थे जी, ये अभी तो एग्जिट पोल आ रहा, 10 तारीख को गिनती भी हो जाएगी, जी, प्रदेश के नतीजों से का पता चल जाएगा। जी, देखिए सीधी सी बात है, 2017 में तमाम कुछ ऐसी बातें ये लेकर के आए। महंगाई को मुद्दा इन्होंने बनाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया और तमाम सपने दिखाए उत्तर प्रदेश जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता को सपना दिखाने के बाद जिस तरह से बाबा जी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाए, तो बनने के कुछ ही दिन बाद असली रंग दिख गया।
उत्तर प्रदेश जनता एक हमारे कवि प्रख्यात कवि हुए हैं, उनकी लाइनें में था, वो लखनऊ एक बार आए तो उनका कक्कू संजोग अस्परिया, पहले पहले हमका शहरू दिख, सो कहूं कहूं धाका हो गया। जब गए नुमाइश धाके हम, जहाँ कक्कू भारी रहा भीर, 2 तोला 4 रुपया के हम बेसहा सोने के जंजीर। लख भई घरैतिन गलगल बहुत, लख भई घरैतिन गलगल बहुत, मूल 4 दिनन मा रंग बदला, मूल 4 दिनन मा रंग बदला, उन कहा के पीतर ले आयो, हम कहा बड़ा धोखा हो गया। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को देख करके वो मन बना के बैठ गई थी, बहुत धोखा हो गया, अब इन धोखेबाजों से हमको बचना है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता हाथों हाथ, और उस हाथों हाथ लेने का कारण भी है कि जब 5 साल की 12 से 17 की सरकार की आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने गरीब की चिंता की, उन्होंने नौजवान की चिंता की, छात्रों की चिंता की, किसानों की चिंता की। और जिस तरह से अगर इतनी चिंता की धर्मेंद्र सिंह, तो जनता ने उखाड़ कर बाहर क्यों फेंक दिया था 2017 में? वही मैं बता रहा हूं कि जनता ने बताया कि कहां बड़ा धोखा हो गया। लोग, उन्होंने आशा दिखाया, जनता को सवाद दिखाया, सपने दिखाए, लेकिन ठगा। किस तरह से ठगा आप देख सकते हैं। महंगाई इनका सबसे बड़ा हथियार था। महंगाई क्या स्थिति रही, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, सब्जियों के दाम, और इनकी आज तक एक भी नेता इनका जो लोग लेकर के सिलेंडर सड़क पर धरना देते थे, बड़े बड़े मंत्री हैं भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में, कोई दिखा आपको 5 साल बताने के लिए इसका क्या कारण है? ये सीधे आ रहा हूं अंसारी साहब, आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने को ठगा महसूस किया, धोखा मैंने क्यों। अच्छा चलिए ये बताइए कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो वोटिंग हो गई 300 पार, 300 पार। पूर्ण प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और देखिए मुझे कांग्रेस के में से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये आते हैं जो ये इलेक्शन के पर्यटन के डेस्टिनेशन पे, हमारा राय था इनको परमानेंट रहना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश में आते हैं और वोटों को बंटवारा करने का काम करते हैं। अब ये बचा भी नहीं पाए। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि अब आगे आप बेहतर जान रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता केवल ये मन बना ली थी। केवल धर्मेंद्र सिंह, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2017 के जो 2 लड़के थे आज कमी दिखने लग गई उन लड़कों में आपस में एक दूसरे को? 2017 में तो गठबंधन किए थे ना? नहीं, गठबंधन किए थे। गठबंधन की जो भी बातें शर्तें थी उसको हम लोगों ने देखा। गठबंधन करने से हमारा नुकसान हुआ और उसके बाद हम शुरू में ही हमने तय कर लिया था, हमारे नेता ने तय कर लिया था कि किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गरीबों के बीच और छोटी छोटी पार्टियां जो जनता की नुमाइंदगी करती थी, अपने किसी वर्ग विशेष का या किसी जो गरीब तबके के लोगों का की नुमाइंदगी करती थी, उनके साथ हम लड़े हैं। और उनके साथ उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया। हम सब मिल करके जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि जो है हम अगर सरकार में आएंगे तो जिस तरह से 12-17 में विकास किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ गरीब तबके के लोगों का, समाज के हर वर्ग के लोगों। चलिए उस विकास पर मैं आऊंगा, क्योंकि उस विकास पर आरोप लगता है कि कुछ ही हिस्से का विकास कर पाए थे आप, सब पूरा नहीं कर पाए थे। आऊंगा, लेकिन उससे पहले कृष्णा मोहन पांडे, तमाम मुद्दे गिना दिए धर्मेंद्र सिंह ने कि इन कमियों की वजह से इस बार आप नहीं आ रहे हैं। आप कहते रहे 300 पार, लेकिन सपा 300 पार आ रही है।
लेकिन कृष्णा जी, इस बात से भी तो नहीं आप नकार सकते कि आक्रोश है छात्रों में आपके खिलाफ, जो अभी लाठीचार्ज हुआ था इलाहाबाद में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वो नाराजगी, उस नाराजगी की तस्वीरें इस चरण में देखने को मिली हैं। और आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस कर्मियों ने ऐसा किया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई और वहां के यूनिवर्सिटी में जाकर मर्दों की माफी मांगी की गलती। कृष्णा जी, जिस छात्र के लाठी पड़ी होगी ना, कितनी ही माफी मांग लीजिए, जिस छात्र के लाठी पड़ी होगी वो आपको नहीं मानेगा, वो माफ नहीं करेगा। देखिए, सड़कों पर और जिस तरह से आक्रामक रुख हो जाता है उसे तो गलत कहा जा सकता है, लेकिन अपनी सरकार में भी तो गलतियां देखिए कि कब तक छात्र भर्तियों के लिए कहते रहेंगे कि साहब भर्ती कर लो, कोई परीक्षा हो तो उसमें पेपर लीक, चाहकर भी आप लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो छात्र कब तक इंतजार करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, अगर इतना सब कुछ किया है और इतना सब कुछ दिया है तो सत्ता में आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह आपके पास, लेकिन उससे पहले अंसारी साहब जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इन्होंने शिक्षा की बात की, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे फिसलती उत्तर प्रदेश है। स्वास्थ्य की बात की, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे फिसलती उत्तर प्रदेश है। कोरोना काल में किस तरीके से मां गंगा में लाशें बह रही थी पूरी दुनिया ने देखा है पांडे जी, और आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सबने ठीक कर दिया। इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ला दिया, तो ये पीतल नगरी बर्बाद हो गया है, आगरा का चमड़ा उद्योग बर्बाद हो गया है, मेरठ का खेल उद्योग बर्बाद हो गया, बनारस की बनारसी साड़ियों में आपने आग लगा दी। तो रोजगार जो उत्पन्न होता है वो लघु उद्योग से उत्पन्न होता है। और आप राशन देने के बहुत गुणगान करते कि हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन देते हैं और 10 क्विंटल आपकी छुट्टा गाय जो घूम रही है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, वो 10 क्विंटल गेहूं खा जाते हैं किसानों के, छोटे मजदूरों के जो छोटी खेती करते हैं। दुकानदार आज बोनी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी सीरीज बात है। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, आज डॉलर जो है 77 पार कर गया है। अब कौन गरीब हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की गरीब, ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल के पैसे आप कब बढ़ाने वाले हो? आज तो इलेक्शन हो गया, बढ़ा दीजिए, 130 कर दीजिए, 150 कर दीजिए। 2 साल से आपने राष्ट्र का निर्माण रोक रखा है। चलिए, ठीक है, ठीक है। अंसारी साहब धर्मेंद्र सिंह की बात का भी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि आप पर्यटन के तौर पर आते हैं चुनाव के वक्त। उन्होंने कहा पर्यटन के तौर पर आते हैं। जब कोरोना काल हो रहा था, प्रियंका जी के आदेश से हमारे कार्यकर्ताओं ने 1000 बसें खड़ी कर दी थी, जब इनके नेता घरों में छुपकर बैठे थे। सबसे ज्यादा अगर मुकदमे कोरोना काल में सेवा कर रहे थे उसके खिलाफ योगी जी ने मुकदमा, आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह, जेल में डाला। हमारे 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे हुए, ये घर में बैठे थे। हाथरस का मुद्दा किसने उठाया, उन्नाव का मुद्दा किसने उठाया, रॉबर्टगंज में चुनाव हुआ है, वहां पे जो नरसंहार हुआ था आदिवासियों का, उसका मुद्दा किसने उठाया? ये तो घर में बैठे थे। हम ही जमीन पे थे, हम ही असेंबली में लड़ रहे थे, हम ही संसद में लड़ रहे हैं भाजपा से। ठीक है धर्मेंद्र सिंह, गलत आरोप लगा रहे हैं। और हम पर्यटन के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम चना फोड़ने नहीं आए, यहाँ पे हम सरकार बनाने आए। उत्तर प्रदेश को तभी बदलाव मिलेगा जब कांग्रेस आएगी। ठीक है धर्मेंद्र सिंह। देखा है मलिक जी, हमको
आपको समझाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की महान जनता समझ रही है आप कहाँ थे और कहाँ है। जमीन में थे तो जनता को दिखना चाहिए था। मुकदमा और योगी बाबा को दिखाने के लिए आप लोग रहे होंगे, टीवी को दिखाने के लिए। जमीन पे कहाँ थे हम लोग? जमीन पे आपको ढूंढ नहीं पाए। वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है। जनता तो अभी देखिए 10 तारीख को गिनती होगी, आपको पूरी तरह से हो जाएगा अगर जमीन पे थे तो उसका। हाँ रही कृष्णमोहन पांडे जी, एक तो बातें जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता की बातें बहुत साफ नहीं नजर आ रही, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जो समझ में आई। देखिए इन्होंने शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की, औद्योगिकरण की बात की। औद्योगिकरण में एक भी उद्योग धंधा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा हो, एक बात किया इन्होंने मिसाइल बनाने की और सुई भी बनाया हो तो वो बताने की स्थिति में आज नहीं है। इन्होंने शिक्षा की बात की, इन्होंने हमारी सरकार की बात की। वो हर जनपद में ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, जो चालू नहीं हो पाए थे उनको चालू कराने में इनको 5 साल लग गए। अभी कई जगह आ रहा हूं कृष्णा जी। इनके गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को जमीन किसने दी? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीन का अधिग्रहण करके टेंडर हुआ था, ठीक है, फीता काटने में माहिर है, दूसरों का एक काम बताने में अपना बताने में माहिर है, वो अलग बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये झूठ जो बोलने की इनकी कला है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता फंस गई थी। आप इनको भी आप ये एक काम ऐसा बता दें जिसका इन्होंने उद्घाटन भी किया हो, जिसका इन्होंने शिलान्यास भी किया हो और उद्घाटन भी किया हो। हाँ अलग बात है कि ये कैंची इनके दिल्ली से नेता बुलाते थे और कैंची लेकर के यहाँ बाबा जी खड़े रहते थे, दूसरे काम को अपना बताते थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कितने कॉलेज इन्होंने खोले? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है। कृष्णा मोहन एक मिनट। और उद्योग धंधे की जो बात करी है, कौन सी फैक्ट्री लग रही है? एक फैक्ट्री का नाम बता दें जो 5 वर्षों में इन्होंने काम किया उसका थोड़ा आवाज आपकी सामने आ रही है, अगर कुछ शो कर इन्होंने शिक्षा की बात की। इन्होंने मात्र एक यूनिवर्सिटी खोलने की बलिया में जननायक विश्वविद्यालय, वो भारतीय जनता पार्टी ने 6 यूनिवर्सिटी खोल दिए वर्तमान में, 6 मेडिकल कॉलेज खोले। इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज मात्र एक मेडिकल कॉलेज बनाना भारतीय जनता पार्टी से ठीक है, चलिए ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा मोहन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह आपका तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 10 मार्च को आपके यानी जनता के फैसले का इंतजार है और अब की बार किसकी सरकार होगी इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल के बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों की अगर हम बात करें तो तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल के अलावा जो सट्टा बाजार है उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के आसार नजर आ रहे हैं। सपा यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और अभी तक के जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनमें 2 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और ये जो सीटें हैं वो 220 से लेकर 240 तक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं। 175 180 के करीब समाजवादी पार्टी को सीटें दी जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं और एग्जिट पोल नतीजों में कितना बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर हम उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में TV9 और पोल स्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी गठबंधन को 211 से लेकर 225 सीटें दे रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में
146 से 160 के बीच TV9 और पोल स्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है। बसपा की अगर बात करें तो बसपा को 14 से लेकर 24 तक और अन्य को 4 से 6 सीट के बीच एग्जिट पोल दे रहा है। वहीं रिपब्लिक और PMARQ की अगर हम बात करें तो 140 सीटें रिपब्लिक और PMARQ दे रहे हैं और बसपा को 17 सीटें। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार
भाजपा लूज करेगी। आप तो 70 की बात कर रहे हैं, तो भी बीजेपी की सरकार वहां बनेगी। बीजेपी वहां लार्जेस्ट बड़ी पार्टी होगी, सबों से आगे होगी, और सपा का मुकाबला इस बार ये दोनों पार्टियों में सीधा मुकाबला था। ये अभी जो जितने रुझान आए हैं एग्जिट पोल से यही देखने को मिला है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार साहब भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। सभी चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी यह कहना है कि सीटें तो जरूर कम हो रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, लेकिन सरकार बन रही है। आपका क्या मानना है, क्या अनुमान है, क्या विश्लेषण है? देखिए, वैसे तो जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसके अंदर बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन अंततोगत्वा सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ही भी कामयाब रहेगी। और नुकसान के कुछ जो विशेष कारण है वो भी मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली में गलती करी, या यूं कहेंगे जो पश्चिम बंगाल में गलती करी, वही गलती कदाचित भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करी है। और वो सबसे बड़ी गलती ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर ममता बनर्जी से ली, और वहां का जो तीसरा मोर्चा था उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों ने, स्टार प्रचारकों ने, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्टों ने, सबने तीसरे मोर्चे को नकार दिया था, जबकि वो तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला था। वैसे ही इन्होंने आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो आपने देखा होगा चाहे 2017 ले लीजिए, उससे पहले के जितने भी चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर या तो त्रिकोणीय मुकाबले होते थे या बहुकोणीय मुकाबले होते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पिच पर खेल करके, मैं यूं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने घेराव किया, और चुनावों के शुरुआत के अंदर ही जैसे ही चुनावों की रणभेरी बजी और इन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी मानी जा रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी 135 से 145 अपने विधायकों की टिकट काटेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर घूमे थे, हमने भी देखा है कि वहां पे लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी कम थी, या योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में लोग नाराज नहीं थे, लेकिन जो स्थानीय विधायक जो थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि 130-140 सीटों के करीब हम लोग प्रत्याशियों को बदलेंगे, और लेकिन चुनावों के शुरुआत के अंदर ही समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान जी हो, चाहे वो सैनी जी हो, जिस तरीके से इन्होंने एक भगदड़ का माहौल बना दिया था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में आ गई, और इन्होंने जितने लोगों को बदलना था अपने प्रत्याशियों को, वो ये बदल नहीं पाए, जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, मेरा ऐसा मानना है। स्थानीय विधायकों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, अरुण कुमार पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिक्र पोद्दार साहब ने किया, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है और कितना बड़ा फायदा सपा को होने वाला है? क्योंकि अगर हम देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य भले से ही एक बड़े नेता हों, लेकिन अगर एक आम जनता के तौर से अगर समझें तो 5 साल आप मंत्रालय लेकर, सत्ता का मजा लेकर, 5 साल बाद आपको ध्यान आ रहा है कि यह सरकार पिछड़ों की बात नहीं कर रही, ये सरकार पिछड़ों के हक मार रही है। आपने 5 साल में बीच में क्यों इस्तीफा नहीं दे दिया कि भाई ये सरकार नहीं मान रही? जब सरकार बदलने का समय आया, जब चुनाव आया, तब आपको ध्यान पिछड़े आ रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा के छोड़ने से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बात ठीक उनके खुद ताक का सवाल था कि सरकार में 5 साल रहने के बाद, चुनाव नजदीक आने के बाद उन्होंने पाला बदला, जिससे और लोग भी पाला बदलते हैं, और वो उनके मतभेद के कारण जो भाजपा से रहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के हटने से भाजपा को ये आज जो चुनाव का अभी रुझान का जो ट्रेंड मिल रहा है, यही मुख्य कारण है। मैं नहीं मानता हूँ। पिछली बार आपको याद होगा कि भाजपा 2/3 3/4 बहुमत से वो सरकार बनी थी, और
और जब कोई 5 साल सरकार रहती है तो बहुत सारे मुद्दे उभरते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आज जो ये फ्री अनाज बांटा जा रहा है साल भर से, ये पूछिए भाजपा के लिए बड़ा ही कामयाबी रहा है। और जहाँ अति पिछड़ों की बात करते हैं तो टोटलिटी में अभी आपने भी एक विश्लेषण दिखाया है कि अति पिछड़ों को ज्यादा वोट तो बीजेपी को ही मिला है। अब वो सब वोट पिछले चुनाव के नतीजे इस बार भी दोहराएगी भाजपा, ये कहीं से नहीं लग रहा। और 5 साल में किसी सरकार का लेखा जोखा होना है, महंगाई भी एक मुद्दा था, किसान आंदोलन मुद्दा है, और फिर यूथ को एड्रेस करने वाली बात होती है रोजगार और बेरोजगार। पूरे इस कोरोना काल पीरियड में कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार का यूथ को बहुत उम्मीद भी है बीजेपी से, इसलिए कि केंद्र में और यूपी में बीजेपी की सरकार है, यूथ को एड्रेस नहीं कर पा रही। हालांकि अभी जो फर्स्ट टाइमर यूथ बने हैं वो मैं देख रहा था, अभी जो आपने विश्लेषण दिखाया है उसमें कुलभूषण जो फर्स्ट टाइमर वोटर बने हैं वो बीजेपी को अभी संत लोगों ने वोट दिया है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार ये आप कहेंगे कि लड़ाई सीधी थी, और ये कोई बीजेपी का टैग तो ये है ही, उसको कांग्रेस मुक्त भारत बनानी है। और अब ये कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और सपा में रिक्त हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए वरदान सा ही था, क्योंकि बीजेपी इस बार जो कांग्रेस चुनाव लड़ी है सभी सीटों के लिए, इस बार भले ही वो कहीं नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए जो मानते हैं कांग्रेसी वो एक सुकून महसूस कर रहा है। वो 7 सीट जीतने वाली पार्टी आज जो कुछ भी सीट जीतेगी, यदि वो 7 से 8 भी हो जाए तो मैं मानता हूँ 10 सीट भी जीतेगी, यदि उससे अधिक सीट भी जीत सकती है तो ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि मैं इन अर्थों में मानता हूँ। क्या पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के झंडे घूमे हैं, उनके कार्यकर्ताओं में वो संगठन कहाँ था? पार्टी जो किसी का पल्लू पकड़ कर राजनीति कर रही थी, इसको इस रूप में मैं देखता हूँ। और रही अब मायावती जी का, तो पहले चुनाव के पहले ही लग रहा था कि वो सीन से इस बार वो इस हिसाब से कंटेनर ही नहीं है। तो जो भी रुझान आया है वो कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी को जिस साइज में जीती थी वो इस बार आनी नहीं थी, लेकिन सरकार उसकी ही बनेगी। अब वो 312 सीट जीतने वाली पार्टी, मैंने जैसे कहा आपको 100 सीट भी हारती तो बहुमत बीजेपी के पाले में होती, ये बात तो थी। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, अगर ऐसा समझ लें कि बहुत क्लोज फाइट होने वाली है अगर दोनों के बीच, और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 10-15 सीटों की इधर उधर से जरूरत पड़े और बीजेपी सरकार अगर बना ले, तो जिस तरह की चर्चाएं हैं, क्या जो मुखिया हैं उनके चेहरे में बदलाव हो सकता है अगर इस तरह के हालात होते हैं? तो देखिए ऐसा है, पहली बात तो हम जो एक बात कर रहे हैं काल्पनिक बात है, क्योंकि मेरे को जो मेरा अनुमान है या मेरा जो सर्वे है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर किसी का साथ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन मैं अगर आपकी बात को एक बार 1% मान लेता हूं कि एक काल्पनिक बात हम मान लेते हैं कि अगर भारतीय जनता परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि कई एग्जिट पोल तो बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि हम अगर एक बार की इस बात को मान लेते हैं, इस काल्पनिक सवाल के ऊपर अगर हम जवाब देते हैं, तो निश्चित रूप से देखिए जो आपका सवाल है, मेरा भी ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य करने का स्टाइल है या योगी आदित्यनाथ जी की जो एक राजनीतिक छवि है, मुझे नहीं लगता कि योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। वो स्वयं ही शायद हो सकता है कि अब इस पद से अपने आप को दूर कर लेंगे और वो फिर से केंद्र की राजनीति के अंदर सक्रिय हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि योगी जी केंद्र में चले जाए, और योगी जी स्वयं भी मेरे हिसाब से लंगड़ी सरकार नहीं चलाना चाहेंगे, क्योंकि अगर लंगड़ी सरकार योगी जी चलाएंगे तो जो योगी जी ने पिछले 5 वर्ष के अंदर एक कठोर प्रशासक की जो इन्होंने अपनी छवि बनाई है कि कठोरता भी है और सेवा भी है, तो उस छवि के अंदर कहीं ना कहीं देखिए डैमेज होगा, क्योंकि उसके बाद में लंगड़ी सरकार का कोई भी मुखिया कड़े फैसले नहीं ले सकता, उसको कहीं ना कहीं दबाव में कार्य करना ही पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी स्वयं इस चीज को स्वीकार करेंगे। अरुण कुमार पांडे जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है जी। बहुत एक कल्पना की स्थिति में सवाल है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती है। जो यदि वैसी परिस्थिति आएगी तो आपको मणिपुर हुआ याद होगा जी। अब एक महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चूक गई कि
जिसके साथ कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, वो स्थिति तो बिहार में, यूपी में दिखती नहीं है। अब रही बात की जोड़ तोड़ की बात होगी तो योगी आदित्यनाथ का जो फेस है, जो उनका 5 साल का की जो उपलब्धि रही है, जो उन्होंने छवि बनाई है, लोग उनको प्राइम मटेरियल के रूप में देखने लगे हैं। जिस तरह का वहाँ परफॉर्म किया, और निश्चित रूप से यूपी में लोगों ने बदलाव किया, लेकिन आज यूपी की राजनीति में या कहिए हिंदी भाषी पूरे क्षेत्र में जातीयता का जो बोलबाला है, राजनीति में जातीयता का जो गहरा प्रभाव है, कि मतदाताओं पर इसका असर पड़ता है। इस चुनाव में उसे भली भांति देखने को मिला। हालांकि लोकसभा के चुनाव में ये सब जात बंधन से ऊपर उठ करके बीजेपी ने जो अपनी शानदार कामयाबी दिखाई यूपी में दो चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में तो ये स्पष्ट था कि कहीं न कहीं, और अखिलेश की का ये श्रेय है कि अकेले वो तो सपा के लिए चेहरा अकेले थे, और बीजेपी में तो अभी भी ग्रेसी ऑफ लीडर्स के कई चेहरे थे। बीजेपी को संभालने वाले खुद प्रधानमंत्री का प्रदेश था। ये यूपी के लिए गौरव की बात है कि सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाले प्रदेश में, आज 20% आबादी वाले मुस्लिम वाले प्रदेश में, और उसमें फिर बीजेपी ने ये अपनी जीत दिहराने, लेकिन अभी वो यूपी में अब ठीक ही कहा भाई साहब ने कि अब क्या रिएक्ट करेंगे, किस रूप में रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक एसेट है, नेशनल छवि बनी है योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में। इस स्थिति में बीजेपी नहीं चाहेगी उनके नेतृत्व को खोना, और पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा नहीं गया था। आपको याद होगा कि चुनाव के एक दिन पहले मनोज सिन्हा की बात चल रही थी, बिल्कुल नेतृत्व और आरएसएस ने ये बखूबी ये कहीं न कहीं मानते हैं कि आरएसएस का ये निर्णय था, प्रधानमंत्री का निर्णय था कि वहाँ योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर संभाली। तो हमें लगता है कि जोड़तोड़, देखिए, भले से ही 2017 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ना लड़ा गया हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 2022 का जो चुनाव है, ये योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रभावी है। अगर इस वक्त में बीजेपी चेहरा घोषित ना करती या किसी और चेहरे को ले आती, तो शायद सरकार नहीं बना पाती। बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ में कोई ड्रॉबैक नहीं था। एज चीफ मिनिस्टर जो उन्होंने परफॉर्म किया है, लॉर्ड और फंड खटखट के यूपी में जो विजय व्यवस्था में सुधार हुआ है, विकास मोर्चे पर जो काम हुए। अब रही बात की कोई यदि सरकार होती है तो उसमें कई तरह की शिकायतें आई, प्रशासन में कुछ एक खास जाति के लोगों को बढ़ावा देने की भी शिकायतें आई। अब वो तो जो विरोधी दल है या दल के अंदर भी कुछ इस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। आप भली भांति जानते हैं कि उसमें कुछ लोग होते हैं जो कहीं न कहीं लगी स्वर से सीएम के चेहरे को रूप में उसको बैलेंस करते रहे प्राइम मिनिस्टर। चुनाव में भी आपने देखा होगा मंच पर कुछ ये सब बात कहीं न कहीं किसी दबी जुबान से बात आने लगी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में जो कद हो गया है, उसमें कोई बीजेपी उनको इग्नोर करेगी, साइडलाइन करेगी, और वो साइडलाइन अलग होंगे, मुझे उम्मीद नहीं लगता है ऐसा। ठीक है, की भी सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। समय का अभाव है पोद्दार साहब, जल्दी से एक फाइनल कमेंट बसपा पर, कि बसपा की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम 20 से 25 सीट बसपा के खाते में नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से मैं शुरू से यही बात बोलता आया हूं कि बहुजन समाज पार्टी को जितना कमतर करके आंका जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी वास्तव में उतनी कमतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सबको परिणामों के दिन चौंकाएगी। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो आज जितनी कड़ी फाइट या जितनी कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है, इसके अंदर कदाचित बहुजन समाज पार्टी को किनारे करके ही ये टक्कर बनाई जा रही है या दिखाई जा रही है। और अगर बहुजन समाज पार्टी को 25 सीटें भी अगर देते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी लीड मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की लीड होना और नहीं होना बहुजन समाज पार्टी के चुनाव के ऊपर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार पांडे जी आपका तमाम बातचीत के लिए।
तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।